अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। हादिया मुगल का नावल तोहमत तुम्हारे इश्क की एपिसोड 42 है। चलिए आइए शुरू करते हैं। बाबा मैं शहर जा रहा हूँ, 2 दिन बाद मेरी वापसी होगी। खैरियत सब ठीक है? हाँ, ज़ुल्फ़ शाह का 1-2 दिन रेगुलर चेकअप है और मुझे अपने दोस्त से भी मिलना है। तुम्हारा दोस्त कौन? सवाल क़य्यूम चौधरी की जानिब से आया था। उसने चंद पल इन्हें देखा और फिर गहरा सांस लिया। आईजी अयाज अहमद का बेटा नौफल यस्तान मेरा दोस्त है। मुनज़्ज़ा बेगम के लिए ये तफसील अजनबे का बायस है। इतने सालों बाद अपने भाई का जिक्र इन्हें बेचैन कर गया था। वही नौफल यस्तान जिसने कत्ल किया था। इल्ज़ाम था उस पर, कत्ल किसी और ने किया था और रिश्ते में वो आपका भतीजा लगता है। मैं इस आदमी से कोई रिश्ता बनाना नहीं चाहता। क़य्यूम चौधरी आज पहली मर्तबा किसी के लिए इस अंदाज में गोया थे। रिश्ता तो बना हुआ है। क्यों चची, मैं ठीक कह रहा हूँ। क़य्यूम वो मेरे बड़े भाई हैं और नौफल मेरा भतीजा है। इस हकीकत को कोई नहीं झुठला सकता। वो अलग बात है कि आपने मुझे मेरे भाई से मिलने नहीं दिया। खिलाफ तवक्को आन मुनज़्ज़ा बेगम पहली मरतबा मुर्दे इल्ज़ाम ठहरा रही थी। गड़े मुर्दे खाने का कोई फ़ायदा नहीं है। मैं बस बाबा को बताना चाहता था। तुम जाओ, ज़ैन काफ़ी दिन हो गए हैं ज़री घर में बांधा है। थोड़ा माहौल बदलेगा तो तबीयत में जल्द सुधार आएगा। जी बाबा। वो क़य्यूम चौधरी को देखे उठ खड़ा हुआ जो तफक्कुरात में उलझे हुए थे। ज़ैन तल्ख़ सा मुस्कुराया और फिर अपने कमरे की जानिब बढ़ गया। मेरे साथ चलोगी? ज़ैन उसके करीब दराज हुए गोया। वज़री ने हफ़की भरी निगाह उस पर डाली। अब किसके पास लेकर जाएंगे? वो मुंह बनाए दोबारा किताब की जानिब मुतवज्जो होगी। तुम्हारी ताबीर आप ही के पास। इसके चेहरे के करीब लाए वो सरगोशियाना बोला, नहीं जाना। उस दिन भी आप मेरे साथ धोखा करके कहीं और ले गए थे। उसे वो लम्हे याद आए तो सरल से नफ़ी कर चुकी थी। ज़री ज़री ने महज नज़र उठाकर उसे देखा। मैं अकेला चला जाऊँगा और वहाँ सुंदरी भी होगी, उसने लब दबाए कहा जबकि सुंदरी ज़ैन को देखने लगी। ज़री ज़ैन को देखने लगी। ज़ैन आप वहाँ नहीं जाएंगे, ना मैं जाऊँगी। उसकी शर्ट मुट्ठियों में जकड़ती वह संजीदगी से गोया, क्यों ना जाऊँ? यज़दान ने मुझे इनवाइट किया और मुझे तो ज़रूर जाना है। तुम आराम करो, मैं कल शाम तक वापस आ जाऊँगा। वह अब भी लापरवाह बना। आप मुझे यहाँ तनहा छोड़कर वहाँ जाएंगे? उससे अब भी यकीन नहीं आया था। हाँ बिल्कुल, जब तुम नहीं जा रही तो मुझे अकेले जाना पड़ेगा। ज़ैन यखरक तो उसने अपने पेट पर हाथ रखा। क्या वज़र फशा व घबराया था। ज़ैन मेरे पेट में शदीद दर्द हो रहा है। वह चेहरे पर शदीद दर्द की कैफियत तैयार करती बोली। तुमने दवा खाई? तुम्हें कहा भी था कि दवा वक्त पे लेना। वो उसको बाजुओं से थामे सख्ती से बोला। ज़ैन मुझे दर्द हो रहा है और आप मुझे डांट रहे हैं। वो रोते हुए बोली तो ज़ैन को मज़ीद परेशानी ने घेरा। ज़ुल्फ़िकार ज़्यादा दर्द हो रहा है तो हम डॉक्टर के पास चलते। उसने ज़ुल्फ़िकार को बाहों में उठाना चाहा। नहीं, बस आप मेरे पास रहे, मम्मा मैं ठीक हो जाऊंगी। उसके बाजू पर अपना हाथ रख के बंद आँखों से बोली, मैं तुम्हारे पास ही हूँ। वो इसके करीब बैठे से सीने से लगा गया था जबकि ज़ुल्फ़िकार पुरसुकून हो लगी थी। ज़ैन ठटका था जबकि ज़ुल्फ़िकार आँखें बंद की इसके बाजू पर हाथ रखे हुए थी। खामोशी महसूस की। उसने आंखें खोली और सीने से सर उठाया तो वो सामने ही था। क्या हुआ? ज़री ने चेहरे पर एक बार फिर तकलीफ तारी की। तुम्हें दर्द हो रहा है? उसने संजीदगी से पूछा। ज़री ने फौरी सर इस बात में हिलाया। दर्द में दवा खाते हैं, तुम भी दवा खाओ। साइड टेबल से उसकी मेडिसिन उठाए वो ज़ुल्फ़िकार की हथेली पर रखने लगा। नहीं ज़ैन, मैं ठीक हूँ, अब दर्द ठीक हो गया। उसने दवा फेंकी थी। ऐसा कौन सा दर्द है जो एकदम ठीक हो गया है? ज़री ने दांतों तले ज़बान दबाई। आपके पास रहने का एहसास मेरा हर तक दूर कर गया है। इसके सीने में मुँह छुपाते हुए दिल फरेबी सी बोली, बहुत शरीर हो गई हो, लेकिन कोई भी बहाना बनाओ, हमें जाना तो फिर भी पड़ेगा। उसने सरगोशियाना कहा। वो तड़प कर दूर हुई और गुस्सीली आंखों से उसे देखने लगी। कोई बहाना नहीं चलेगा, हम आज ही वहाँ जाएंगे और अगले 2 दिन भी वहीं रहेंगे। इसके चेहरे को नरमी से अपने लम से रोशनास करवाई। उसने ज़री की हर वजह को ठुकरा दिया। कुछ ही पल बाद वो उठ खड़ा हुआ और वार्डरोब की जानिब आया। मैं आपसे नाराज़ हो जाऊंगी, वो चीख कर बोली। मैं तुम्हें मनाने का हर तरीका जानता हूँ। पर शिद्दत से गया जबकि ज़ुल्फ़िकार के चेहरे पर खफकी की जगह हया आलूद तासरात ने ले ली। दोबारा इसमें हिम्मत नहीं कि वह कुछ कहे। वार्डरोब से उसका एक सिल्वर कलर ड्रेस निकाल कर बेड पे रखा और नीचे रैक से सूटकेस निकाले ज़ुल्फ़िकार के कपड़े रखने लगा। कुछ देर वो इसकी कार्रवाई देखती रही। ज़ैन मुझे नहीं जाना, हम ज़रूर जाएंगे। उसने ज़ुल्फ़िकार की चीज़ें बैग में रखी और बैग बंद किया। ज़ुल्फ़िकार जानती थी अब इसके पास आएगा तभी दूसरी जानिब से उतरने लगी, लेकिन अगले ही पल वो इसके पास पहुँचते उसे बाहों में उठा चुका था। ज़री ने फौरी इसको काला जकड़ा, उतारे मुझे नीचे, पर बात नहीं करनी मुझे आपसे। बात तो मैं भी करने की मूड में नहीं हूँ, गंभीरता से बोला। वह यहाँ से सुर्ख पड़ी। क्या है? आप ऐसी बातें करके मुझे चुप नहीं करवा सकते। वह सीने पर हाथ रखे मुंह बनाए बोली। तुम्हें अब मुझ पर इतना यकीन होना चाहिए कि मैं दुनिया के जिस कोने में भी चला जाऊँ तुम्हारे पास ही एक दिन लौट कर आऊँगा,
کیونکہ تمہارے پاس میرا سکون، اور انسان اپنی زندگی میں سب سے زیادہ سکون ہی چاہتا ہے۔ مجھے آپ پر خود پر بہت یقین ہے، پر میرا باغی دل کبھی کبھی بغاوت پر اتر آتا ہے۔ وہ اس کی گردن کے گرد بازو حال کیے بولی، اپنے باغی دل کو بھی جتا دو کہ زین چودھری صرف تمہارا ہے، صرف اور صرف سر فشاں کا۔ اس کے پیشانے پر مہر سب کی وجہ ڈریسنگ روم کی جانب لائے، جلدی سے چینج کرو پھر ہمیں نکلنا بھی۔ اسے سیدھا کھڑا کیے، وہ ڈریسنگ کا دروازہ کھول چکا تھا۔ زرین نے اسے دیکھا تو اس نے اندر جانے کا اشارہ دیا، پر وہ اس کا بازو تھام گئی تھی۔ وہ اسے حیرت سے دیکھنے لگا۔ میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں۔ زری کے اظہار پر اس کا دل پرسکون ہوا تھا، اور میں تمہاری محبت میں دیوانگی کو چھونے لگا ہوں، جس کا گواہ یہ خم ہے۔ اس کے غم کو آج پھر سے لائے، وہ گمبھیرتا سے بولا، اسے ہر فکر سے آزاد کر گیا تھا۔ وہ آج اکثر دوبارہ دروازہ نہ کر کے جا چکی ہے، اور مجھ میں ہمت نہیں ہے کہ میں اس کا سامنا کر سکوں۔ پلکیں جھکائے وہ سرخ چہرے کے ساتھ بڑبڑائی تھی، حالانکہ وہ آج اب بھی آنکھیں موندے لیٹا ہوا تھا، پر اس کا سامنا کرنا آج انابیہ کو نہایت کٹھن لگ رہا تھا۔ تو کس نے کہا ہے سامنا کرنے کو؟ میرے پاس رہو، وہ ہنوز بند آنکھوں سے بولا۔ تو میں باہر کیسے جاؤں؟ وہ دانت پیسے بولی، ٹانگوں سے چل کر اگر کہتی ہو تو میری باہیں حاضر ہیں۔ وہ کوہنی کے بل اٹھ کر انابیہ کو اپنی نگاہ کے اثار میں لے چکا تھا۔ وہ شرمائی تھی۔ ہم ہسبینڈ وائف ہیں، اتنا کیوں گھبرا رہی ہو، اور کس وجہ سے تم سامنا نہیں کرنا چاہتی؟ بلکہ آج تو تمہیں پر اعتمادی سے سب کا سامنا کرنا چاہیے، کیونکہ تم نے اپنی محبت حاصل کی ہے، اسے دل و جان سے جیت لیا ہے۔ پھر بھی وہ آج اسے بھی ہمارے درمیان کشیدگی کا پتہ تھا، منہ میں بڑبڑائے۔ اکثر تو اب بھی نہیں جانتی کہ اس کے اکڑو سڑی اعصاب جی نے اس کی پیاری انابی باجی کو منا لیے، پھر کیوں گھبرا رہی ہو؟ اس کے سر کے نیچے اپنے بازو پھیلا کر سینے پہ اس کا سر رکھے ریشمی بالوں میں انگلی چلانے لگا۔ آپ کو سب پتہ چل گیا تھا؟ میں تم سے کبھی بے خبر نہیں رہا، پھر بھی ہر وقت انجان بنے میرا دل توڑ کر چلے جاتے تھے۔ منہ بنائے بولی، آج دل جوڑ بھی تو دیا ہے، اگر مزید جڑوانے کی چاہے تو بندہ حاضر ہے۔ اس کی جانب جھکے وہ شرارت سے گویا ہوا، وہ آج کتنے بے شرم ہیں۔ وہ اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا گئی تھی۔ جب محبت نہ کروں پتھر دے، جب محبت کروں تو بے شرم۔ مجھے لگتا ہے میری بیوی کسی حال میں خوش نہیں ہوگی، وہ مصنوعی بھرے بولا، جبکہ انابیہ کو آج یہ احساس بخوبی ہو رہا تھا کہ وہ خاموش زیادہ اچھا لگتا تھا۔ اس کا غصہ قابل قبول تھا، لیکن اس سراپا محبت پر انداز بہت مشکل تھا۔ وہ مدھم سا بڑبڑائے، بولو۔ وہ اس کی جانب متوجہ ہوا، آپ خاموش اور غصہ کرتے زیادہ اچھے لگتے ہیں، بول کر تو اب مجھے نظر بھی اٹھانے نہیں دے رہے۔ وہ معصومیت سے بولی، جبکہ وہ آج کا کہہ بے ساختہ تھا۔ آج وہ پہلی مرتبہ اس کے سامنے ہنسا تھا۔ انابیہ کے لب بھی مسکراہٹ میں ڈھلنے لگے، کئی پل وہ مسکراتا رہا۔ اب بہت پیارا مسکراتے ہیں وہ آج، وہ بے ساختہ کہہ گئی تھی۔ وہ آج مسکراہٹ سمیٹتا اس کی جانب مڑا۔ انابیہ کے چہرے کا رنگ قندھاری ہونے لگا۔ تو اس تعریف کا کیا مطلب ہوا؟ جو پیارا مسکراتا ہے اسے کم ہی مسکرانا چاہیے، یعنی تم چاہتی ہو کہ میں کم مسکراؤں؟ میں نے ایسا تو نہیں کہا، مجھے مطلب سمجھاؤ انابیہ بہار سلطان۔ نہیں ہے میرے پاس مطلب، مجھے اپنے روم میں جانے دے، ناشتہ کرنا ہے مجھے، کل رات بھی میں نے کچھ نہیں کھایا تھا۔ وہ خفگی سے گوئے، تم چپ چاپ واش روم میں جاؤ، اور خبردار جو دوبارہ اپنا روم کہاں، اب سے یہی تمہارا روم ہے۔ تمہارے کپڑے میں لا کر دیتا ہوں، جلدی سے فریش ہو جاؤ، آج تمہیں کہیں لے کر جانا ہے۔ کہاں جانا ہے؟ سرپرائز ہے۔ اس کے بعد سے لتا اٹھ کر ہوا، جبکہ انابیہ ایک بار پھر بلینکٹ میں جا چھپی تھی۔ وہ آج نے اس کا بلینکٹ اٹھایا۔ اب کیا ہوا ہے؟ وہ آرس پہ پلکیں گرائے بولی، ہوا تو پیار ہے، لیکن اس وقت دل کو چھوڑ جا رہا ہے۔ وہ بالکل چہرے پر جھکا ہوا تھا۔ کیا چاہ رہا ہے؟ شرم و حیا کے شفاف رنگوں نے بہار سلطان کا دل بے قرار کیا تھا۔ دونوں آرس پہ شوق جسارت کی، وہ ان رنگوں کو مزید گہرا کر چکا تھا۔ اس سے پہلے وہ مزید کچھ شرارت کرتا، وہ اسے دور کرتی بلینکٹ کو مٹھیوں میں جکڑ گئی تھی۔ پورا وجود اس وقت سن ہونے لگا تھا۔ جلدی سے اٹھ جاؤ، میں تمہارا ڈریس لا رہا ہوں۔ وہ آج میں خود لے آؤں گی، آپ کو کیا پتہ سب کچھ کہاں رکھیں۔ آج میں تمہیں اپنے پسندیدہ رنگ میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ ابھی تو کہا ہے کہ میں تمہارے معاملے میں کبھی بھی بے خبر نہیں رہا۔ مسکراتا باہر نکل کے انابیہ اس کے جاتے ہی کمبل ہٹائی اٹھی، اور دبے قدموں سے باتھ روم میں بند ہوئی، کہیں وہ واپس نہ آ جائے۔ کچھ ہی دیر میں وہ اس کا ڈارک شاکنگ لانگ فراک لیے واپس آئے، جس کے اوپر منی شاکنگ ہی جیکٹ تھی، جس کا کالر پر مرر ورک تھا۔ کمرہ خالی تھا، یعنی انابیہ شاید فریش ہونے جا چکی تھی۔ اس کا احساس کیے وہ کمرے سے نکل گیا تھا، تب کہ جب وہ باہر آئے تو پریشان نہ ہو اور آرام سے تیار ہو سکے، لیکن وہ آج اس کے ہمراہ ضرور رہنا چاہتا تھا۔ وہاں آج آپ جائیں پلیز، میں کچھ دیر میں آتی ہوں۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی اپنے بال سجا رہی تھی جو گیلے برش پر بکھرے تھے۔ نازک سراپے وہ فراق کافی سج رہا تھا، اس کا دمکتا رنگ کچھ زیادہ ہی نمایاں ہونے لگا۔ ہرگز نہیں۔ اس کے ہاتھ سے برش لیے اسے انابیہ کے بال سجائے،
और फिर ड्राई से ड्राई करने लगा। इसका ये रूप उसने कहाँ देखा था। वो शख्स एक दिन में इतनी मोहब्बत देगा अनाबिया को ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था। वो तो उम्मीद छोड़ चुकी थी, लेकिन वक्त और किस्मत ने पलटा खाया। अनाबिया का दामन खुशियों से भर दिया। अनाबिया के तशक्कुर से आंखें बिकने लगी। आप बहुत छुपे रुस्तम है वहाँ। मैं आपको बहुत सीधा साधा समझती थी, लेकिन आप बहुत दांतों तले दबाती जुमला अधूरा छोड़ गई। मैं बहुत रोमांटिक को यही कहना चाहती थी। इसके कंधे पर अपनी थोड़ी जमाए वो इसके गिर्द अपने बाजू बांधता इसे कैद कर गया। मैंने ये नहीं कहना था। वो रोहांसी हुई थी, पर मैं यही सुनना चाहता था। इसके आगे से कटे बालों को उसने अनाबिया को पिनअप नहीं करने दिया। बालों की वजह से चेहरा मजीद खूबसूरत लग रहा था। आधे भीगे बालों की महक इसकी सांसों को महकाने लगी। इसने आज फिर चेहरा बालों के करीब किया और गहरा सांस लिया, लेकिन आज वो अनाबिया को महसूस करवा चुका था या करवाना चाहता था। अनाबिया के रुखसार गुलाबी होने लगे। इसका दिल फरेब अंदाज कब देखा था। वह आज वो मुठ्ठियाँ बंद करती बड़बड़ाई, नीचे चले नाश्ता करने। इसकी गुर्बत से घबराए वो नीचे जाने के बहाने ढूंढने लगी। वह आज हनूस आंखें बंद के इसकी खुशबू में खोया रहा। अनाबिया की जान हवा होने लगी। मैं आपसे कह रही हूँ, आपको पुलिस स्टेशन भी तो जाना होगा। अनाबिया कदरे बुलंद आवाज़ में बोली, जैसे बहुत से ख्वाब से जगाना चाहा हो। चला जाऊँ? वहाज ने उसका रुख मोड़ा, कंधों से थामा। नहीं, वो फौरी बोली थी। तो फिर क्यों कहा? वो थोड़ी थामी इसका चेहरा बुलंद की सवाल गुवा। ऐसे ही आप घर में बहुत कम रुकते हैं। अपनी बुखलाहट पर काबू पाए वो बमुश्किल बोली, पर आज मेरा अरादा हर लम्हा तुम्हारे साथ गुजारने का है। इसने हल्क तक किया तो वो आज के नाबिला फिर मुस्कराया। अक्सा को कहकर सारा सामान आज रूम में शिफ्ट करवा दूंगा, फिर तुम्हें किसी से घबराने की ज़रूरत नहीं है। मेरी बीवी हो तुम। माजी में बहुत कुछ गलत है जो मैं याद नहीं करना चाहता, ना ही दोहराना चाहता हूँ। बस मैं तुम्हारे संग अच्छी यादें बनाना चाहता हूँ, ताकि अगर मैं जल्द मर भी गया तो मुझे अफसोस ना हो। वहाँ वह तरफ की इसकी शर्ट थाम की। पल में आंखों में नमी भर गई। मरना सब ने है मेरी जान, और मेरी तो जा भी ऐसी। कब जिंदगी हार जाऊँ, कब वतन के लिए कुर्बान होना पड़ जाए। इससे तुम्हारे दामन में इतनी खुशियाँ भर देना चाहता हूँ कि तुम्हारी कोई हसरत बाकी ना रहे। आप ऐसी बातें मत करें। मुझे कुछ नहीं चाहिए सिवाय आपकी। आपका साथ मेरे लिए दुनिया की हर नेमत से बढ़कर है। इसके सीने पर सर रखती वो सिसकी थी। मैं हर वक्त तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारा साया बने, तुम्हारी हिम्मत बने, कभी ना छोड़ जाने के लिए। इसके चेहरे पर मोहब्बत के कई रंग बखेरता वो अनाबिया की सारी तफक्कुरात हया में बदल गया था। मैं आपको कहीं जाने भी नहीं दूंगी। उसने आंखें मूंद कर सीने पर रखा तो वह आज का दिल पुरसुकून होने लगा। अक्सा, तुम कब आई? झटके से अनाबिया दूर हुई, जबकि चेहरे पर खफत और हया फैगी। वह आज का कहकर निकला था, जबकि अनाबिया पहले जो खौफ से सुर्ख थी, अब गुस्से से सुर्ख होती। वह आज को देखती बाहर निकली थी। रुको, मैं आ रहा हूँ। अक्सा को दोनों मिलकर अपनी मोहब्बत का किस्सा सुनाएंगे। उसने पीछे से हाँक लगाई। वह आज वो पाँव पटकती अपने कमरे में जाने लगी, लेकिन फिर मुड़ी थी। अब क्या हुआ? वह आज उसे वापस आते देख बाजू सीने पर लपेटे ड्रेसेस से टेक लगा चुका था। मुझे याद आ गया कि मुझे आपको सज़ा देनी थी। वह दरवाजे के करीब रुक के बोली। सुनाई नहीं दे रहा? ज़रा पास आकर कहो। वहाज ने दोनों बाहें फैलाई। चुपचाप वहीं खड़े रहो, मेरी सज़ाएं सुने। वो बहादुर बनी बोली, जबकि वहाज ने आंखें छोटी किए से घूरा। यहाँ आकर कहो जो कहना है। वो हद संजीदगी से बोला, जबकि अनाबिया ने घबरा कर उसे देखा, जिसका चेहरा अब संजीदगी में ढल चुका था। कुछ नहीं, वो मायूसी से गोया ही मरी। पास आकर जो भी सज़ा सुनाओगी मुझे मंजूर होगी। इतनी दूर से कौन सुनना पसंद करेगा? इसकी गाल से गाल जोड़े वो एक मरतबा फिर इसे खुद में कैद कर गया। आप पहले वादा करें गुस्सा नहीं करेंगे। इसने वहाज के हाथों पर अपने हाथ रखे। गुस्से वाली बात पर मुझे गुस्सा ही आएगा। प्यार आने से तो रहा। गुस्से वाली बात पर भी प्यार का मुजाहरा करने। वो बोल तो चुकी थी, लेकिन फिर खुद पर अफसोस हुआ। हाँ, तुम्हारे मामले में अब यही हो सकता है। प्यार, बेपनाह प्यार। गार पर नाक रगड़े वजू तैयारी किए बोला, वह आज मेरा ये मतलब नहीं था। आप तो आज मेरी हर बात का गलत मतलब खस करें, क्योंकि आज ही तो मुझे तुम्हारे में सही अदराक हुआ है। अब छोड़ो सब बातें, सज़ा सुनाओ, वरना मैं सब सज़ाओं को जजाओं में बदल दूंगा। रुके, मैं बताती हूँ। बोलो। सज़ा यही है कि आज आप मुझे बहुत सारी शॉपिंग करवाएंगे और हर चीज़ अपनी पसंद से लेकर देंगे, और मुझे मॉम डैड के पास रहना है, बल्कि अगले 2 दिन इनके पास ही रहना है। व्हाट? उसने नाबियों को सीधा किया, माथे पर बल नमाई की। यस, इतना अरसा मैं इनसे दूर रही हूँ, मुझे जाना है। मेरे साथ जाओगी और मेरे साथ ही वापस आओगी। हरगिज़ तुम्हारी ये सज़ा मुझे कबूल नहीं। सज़ा हर हाल में कबूल की जाती है। तुम्हारी सज़ा की ऐसी की तैसी मैं नहीं मानूंगा। अब ज़्यादा सर मत चढ़ो और चुपचाप नीचे चलो। वह मसनूई संजीदगी से बोला। आपको सर चढ़ाने से पहले सोचना चाहिए था। कुछ नहीं हो सकता। वो इसे धक्का देती नीचे भागी थी, जबकि वहाज नफ़ी में सर हिलाए बालों में हाथ फेर कर रह गया था।
اس کی خواہش کے مطابق وہ ڈھیروں شاپنگ کروا چکا تھا، اب اسے لیے جولری شاپ پر آیا۔ یہاں سے مجھے کچھ نہیں لینا، میرے پاس آلریڈی بہت جولری ہے، وہ وحاش کا ہاتھ تھامے بولی۔ مگر میں لینا چاہتا ہوں۔ اس کا ہاتھ قید کے اندر بڑھ گیا۔ جولر کو وہ آرڈر دیتا نابیہ کو چیئر پر بٹھا چکا تھا۔ کچھ ہی دیر میں جولر نے ایک چین پینڈنٹ اس کے سامنے رکھا۔ نابیہ نے وحاش کو پھیلی متعجب نظروں سے دیکھا، جو اس نیکلس کو ناقدانہ نگاہ سے دیکھ رہا تھا۔ وحاش، یہ آپ نے کہا، وہ بڑبڑائی، جبکہ آنکھوں میں چمک پڑ چکی تھی۔ وحاش محض مسکرایا۔ اس پر وحاش سلطان کا نام نہایت اسٹائلش اور نفیس طریقے سے لکھا گیا تھا۔ نابیہ کی نظر اس لاکٹ پہ جم چکی تھی۔ تمہارے لیے میں نے آج صبح ہی آرڈر کیا تھا، اور میں چاہتا ہوں جب میں تمہیں ایک مرتبہ پناہ دوں تو یہ تم کبھی نہ اتارو۔ جولر نے ایک بیگ اس کی جانب بڑھایا۔ باکس والا بیگ لیے وہ نابیہ کو لیے نیچے آیا۔ گاڑی میں بیٹھ کر وہ نابیہ کی جانب مڑا۔ وحاش، آپ نے کیوں یہ لیا ہے؟ یہ اپنے ہاتھوں کو دیکھتی بولی۔ تمہاری خالی گردن ہمیشہ مجھے احساس دلاتی تھی کہ اس میں اپنے نام کا ایک لاکٹ سجاؤں، جو سب کو بتائے کہ تم وحاش سلطان کی ہو، کوئی تم پر ادھوری سے نظر بھی نہ ڈال سکے۔ اور آج مجھے لگتا ہے کہ میں حق سے تمہیں پہنا سکتا ہوں، کیونکہ میرے دل میں اب کوئی خرش باقی نہیں ہے۔ اس نے نیکلس نکال کر اس کی سرائیدار گردن میں سجا دی۔ اس کی انگلیوں کا لمس اس کا یوں قریب آنا نابیہ کو سانس روکنے پر مجبور کر گیا تھا۔ وحاش نے نیکلس کو بند کر کے قدرے فاصلے پر ہو کر اسے دیکھا۔ اس کی شفاف گردن میں مزید خوبصورت لگا تھا۔ نابیہ کے گال سرخ ہونے لگے۔ وحاش نے جھک کر اس کی پیشانی کو نرمی سے چھوا۔ میرے اختیار میں ہو تو نابیہ، میں اتنا عرصہ تم پہ کیے گئے ستم کا مداوا تمہارے دامن میں ہر روز ستارے بھر کے کروں، اور پھر بھی میرے کیے گئے ستم کا مداوا نہ ہو پائے۔ آپ نے ایک دن میں مجھے زمین سے اٹھا کر ستاروں کے ایسے جہاں میں پہنچا دیا کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں زمین پر نہیں، کسی دوسرے جہاں میں ہوں، جہاں کوئی فکر، کوئی پریشانی نہیں ہے، صرف آپ کی محبت کی روشنی ہے۔ وحاش کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھامتی لبوں سے لگا چکی تھی۔ وحاش کا بوجھ دل پرسکون ہوا تھا۔ اس کا یوں ہاتھ کو چوم لینا وحاش کے دل میں انگنت محبتوں کے پھول کھلانے لگا۔ دونوں دنیا سے بے خبر ایک دوسرے میں مگن تھے۔ وہیں کچھ فاصلے پر رانا شاکر اپنی گاڑی کا دروازہ کھولتے رکا تھا۔ ایس پی وحاش سلطان، اس نگاہ کا دھوکہ لگا، لیکن پھر اسے گاڑی سٹارٹ کرتے دیکھ کر اس کا شخص یقین میں بدلا تھا۔ پراسرار سے مسکرایا تھا۔ وہ فوری دوسری جانب آیا تاکہ دیکھ سکے کہ اس کے ساتھ کون ہے۔ وہی لڑکی تھی، ویڈیو والی۔ اس وقت وہ مسکرا رہی تھی۔ اس کے چہرے سے ظاہر تھا کہ وحاش سلطان کے ہمراہ بہت خوش ہے۔ مطلب وحاش سلطان آج کل دنیا بھولے بیوی کے ساتھ مگن ہے۔ وہ پرسراری سے گویا ہوا۔ پاس کی گاڑی وہاں سے نکلی تو وہ بھی اپنی گاڑی کی طرف آیا تاکہ ان کا پیچھا کر سکے، لیکن اس کے موبائل پر کال آنے لگی تھی۔ شایان ساگر کا فون۔ وہ متعجب ہوا۔ شایان سے وہ بہت کم مل پایا تھا۔ اس نے فون کہاں سے کہا۔ گڈ ایوننگ سر، کیسے ہیں آپ؟ آج اتنے سے بعد ہماری یاد کیسے آئی؟ دوسری جانب سے اسے شاید کچھ کام کہا گیا تھا۔ جی سر، میں کل ہی آپ کے پاس حاضر ہوتا ہوں، آپ فکر مت کریں، رانا شاکر متانت سے بولے۔ فون جیب میں رکھ چکا تھا۔ اس نے دور جاتے وحاش سلطان کی گاڑی کو دیکھا اور پھر اپنی داڑھی کو کھجایا۔ شکار آج خود سامنے چل کر آیا تھا۔ پرانی دشمنی، بیٹے کی موت کا بدلہ اور اس کے اڈوں کو تباہ کرنے کا جرم، سب انتقام ایک بار پھر تازہ ہونے لگے تھے۔ یہ کس کا مینشن ہے وحاش؟ وہ حیران کن نگاہ سے سامنے دیکھ رہی تھی۔ تمہارے یزدان بھائی کا۔ اس نے ہان پر ہاتھ رکھا۔ کچھ پل میں ہی دروازہ کھل چکا تھا۔ وہ گاڑی اندر لائے اور طویل پورٹ سے گزرتا اپنی گاڑی ایک جانب کھڑے کر چکا تھا۔ طبیر آپی یہاں رہتی ہیں؟ وہ خوش دلی سے بولی۔ ہاں، اور وہ یزدان یہیں رہتے ہیں۔ وہ گیٹ کھول کر دوسری جانب آتا اس کے لیے دروازہ کھول چکا تھا۔ اس کی جانب ہاتھ بڑھایا تو وہ ہاتھ تھامتی باہر آئی۔ وحاش نے گہرا سانس لیا۔ وہ یہاں فی الحال آنا نہیں چاہتا تھا، لیکن اسے تعبیر کی خوشی کے لیے یہاں آنا ہی تھا۔ آج اس کی محبت، اس کا اعتماد اس کے ساتھ ہے۔ اس سے کوئی گھبراہٹ، کوئی فکر نہیں تھی۔ وہ بیک سیٹ سے کچھ بیگز اٹھائے، دوبارہ نابیہ کا ہاتھ تھامتا اندر بڑھا۔ اندر جیسے دن کا سما تھا۔ پنک اور وائٹ بیلونز اور ربن سے سجا لان سے خوبصورت منظر پیش کر رہا تھا۔ پر پل بھر میں اس کے ماتھے پر بل نمایاں ہوئے تھے، جبکہ خون میں گویا شرارے دوڑ گئی۔ کیفیت تو نابیہ کی بھی بدلی تھی، لیکن وحاش سے مختلف۔ وہ سہم گئی تھی۔ وہ فوری وحاش کا بازو تھام چکی تھی۔ وحاش واپس چلے، مجھے اندر نہیں جانا۔ اس کی آواز میں شدید کپکپاہٹ تھی۔ ایک جانب کھڑی صنم کی نگاہ بھی ان دونوں پر گئی۔ خوف کے سائے اس کے چہرے پر بھی پھیلے تھے۔ وہ نابیہ کا ہاتھ تھامے واپس مڑنے لگا جب تعبیر کی آواز نے اس کے قدموں کو روکا تھا۔ بھائی، تعبیر کی آواز نے اس کے قدم روک دیے۔ وہ بدقت مسکرائی، سیدھا ہوا تو تعبیر اس کے سینے سے آ لگی۔ نابیہ کا ہاتھ اس کے ہاتھ سے الگ ہو گیا تھا۔ کیسی ہو؟ اس نے تعبیر کا سر تھپکا تو مسکراتے ہوئے سیدھی ہوئی۔ میں بالکل ٹھیک، وہ وحاش کو جواب دیتی نابیہ کے گلے لگی۔ وحاش نے نابیہ کی پشت پر ہاتھ رکھے، اسے اپنی موجودگی کا احساس بخوبی کروایا اور ایک زخم خوریدہ نگاہ صنم پر ڈالی جو اب بھی انہیں ہی دیکھ رہی تھی۔ یزدان بھی وہیں دروازے کے قریب آیا، وحاش سے ملنے لگا۔
साले साहब कैसे हैं आप? यजदान अपने अजीज शरीर अंदाज में बोला। कल की बातों का ज़रा सा भी तासुर नहीं था जो वहाश को शर्मिंदा करता या फिर इसे माजी की तल्ख यादों का एहसास दिलाता। तुम क्या चाहते हो मैं यहीं से वापस चला जाऊँ? वो माथे पर बल लिए बोला। ताबीर आप देख ले, मैं आपके भाई से बदतमीज़ से पेश आ रहा हूँ, लेकिन इससे ही इज्जत रास नहीं है। आखिरी अल्फाज वो बड़बड़ा कर रह गया। वहाज ने इसके इशारे पर एक ज़ोरदार पंच मारा और इसके सीने से झलका। अपनी बकवास यहीं बंद कर लो, वरना तुम वहाज सुल्तान को अच्छे से जानते हो। तुम्हारी कमज़ोरी को अगर ले गया तो सर पीटते रह जाओगे। यज़दान ने फौरी से बाजुओं में कसा, गोया वो ताबीर को ले ही ना जाए। छोड़ो मुझे, यज़दान ने उसकी गिरफ्त पर वो गुराया था। वहाज भाई वेलकम फासे पर होता फौरी तासुरात बदल गया था। कदरे झुक कर कॉर्निश पे जा रहा है, जबकि वहाज ना चाहकर भी मुस्कुरा दिया था। तबीर वे वहाज के चेहरे पर मुस्कान देख के खिलखिलाई थी। अंदर आए भाई और अनाबिया तुम भी। वो वहाज का हाथ पकड़े आगे बढ़ने लगी। आराम से तबीर। यजदान तो उसी जाने बाता इसके गिर्द अपना हाथ फैला चुका था ताकि तबीर जबकि तबीर छिंपी थी। अनाबिया वहाज की पैरवी में अंदर बढ़ी। दूसरे हाथ में थामे बैग्स उसने टेबल पर रखे और आगे बढ़कर आईजी साहब से मिलने लगा जो अपनी बीवी के साथ वहाँ मौजूद थे। मुबारक हो एसपी वहाज, आप तो मामू बनने वाले हैं। अनकरीब हमारा रिश्ता मज़ीद गहरा हो जाएगा। डैड रिश्ता तो पहले ही काफ़ी गहरा है, क्यों साले साहब? यज़दान ने एक मरतबा फिर उसे चढ़ाया, लेकिन वो मुस्कुराया था और यज़दान का दिल मुतमईन होने लगा था। वहाज का रवैया उसे पुरसुकून कर गया था। सब खुशगपियों में मसरूफ़ हो गए। यज़दान अपने बाबा और मामा के साथ मसरूफ़ था, जबकि सनम अब एक जानिब खड़ी थी। सनम यहाँ आओ। तबीर ने सनम को पुकारा तो अपनी जगह खड़ी घबराई थी। इस वक्त उसे वासत की कमी शिद्दत से महसूस हुई थी। तन्हा बेबसी की हालत में खड़ी वो ना आगे बढ़ सकती थी, ना माफ़ी मांग सकती थी। शायद इनसे नज़र में लाने की हिम्मत नहीं रखती थी। फाइज ने नाबिया का हाथ थामा और इसकी जाने बढ़ा, जबकि यज़दान एक लम्हे के लिए परेशान हुआ था। वहाज, मैं इससे कोई बात करना नहीं चाहती, घबरा कर बोली। वहाज भाई। सनम ने बेसाख्ता हाथ जोड़े थे, जबकि आंखों से नमकीन पानी बहता गालों पर फैलने लगा। बिना कुछ कहे वो अपने जुड़े हाथों के संग बहुत कुछ कह चुकी थी। वहाज ने इसके जुड़े हाथों को झुकाया था, जबकि अनाबिया अब भी सहमी सी वहाज के पहलू में खड़ी थी। तुम्हारी की गई घटिया हरकत के बाद भी हम साथ हैं। शायद कुदरत ने हमारा साथ ऐसे ही लिखा था। अनाबिया की लगाई गई तोहमत हम एक दूसरे की बना गई। मेरे लिए तुम्हें माफ़ करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन अब मैं अपने दिल में किसी के लिए नफ़रत या कदूरत नहीं पालना चाहता। लेकिन तुम्हारे भाई शायान को तो मैं मरकर भी माफ़ नहीं करूँगा। इस दरिंदे ने जो गुनाह किए इसे इसकी किए की सज़ा भुगतनी पड़ेगी। सनम का सर झुका था। वहाज ने अनाबिया को देखा और उसे इशारा दिया। मैंने तुम्हें माफ़ किया सनम, क्योंकि तुम्हारी बदौलत ही मुझे वहाज मिले थे। मुझे वहाज मिल के, इनकी मोहब्बत मिल के मेरे लिए यही काफ़ी है। पर अब भी मेरे दिल में डर है जो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो गया है। अनाबी दरिया दिली का मुशायरा करती इसके गले जा लगी, जबकि वहाज इस लड़की के शफाफपन का भी मुतारिफ हुआ। मेरा किया गया गुनाह काबिल माफ़ी नहीं है, लेकिन शायद तुम लोगों के दिल बड़े हैं। हालांकि तुम पर किए गए जुर्म के बदले मुझे बदतर से बदतर सज़ा मिलनी चाहिए। वो भीगी नम आवाज़ में बोली, जबकि अनाबिया ने इसके आंसू साफ किए और नफ़ी में सर हिलाया। तुम अपनी सज़ा काट चुकी हो, मज़ीद तुम इसकी हकदार नहीं रही। वहाज मताने से गोया हुआ तो नाबिया मुस्कुरा कर वहाज को देखती इसके बराबर खड़ी। वहाज ने इसके गिर्द अपना बाजू फैलाया तो नाबिया छिंपी थी। साले उप्स वहाज भाई, माफ़ी तलाफ़ी की काफ़ी होगी, बाकी का रोमांस बाद में हो जाएगा। अब मिलकर खाना खाते। वहाज को छेड़ता सबके लबों पर मुस्कान फैला गया था। वहाज उसे घूर कर रह गया। माहौल की कसाफत ख़त्म हुई तो सब साजगार होने लगा। रोज़ भी वहाँ आ चुकी थी, जिसके चेहरे पर आज तमानत फैली थी। नौफर यजदान, मेरे बगैर खुशियाँ मनाई जा रही है। जैन चौधरी की गंभीर आवाज़ पर यजदान मुस्कुराकर मुड़ा और तेज़ कदमों से इसकी जाने बढ़ा। तबीर ने भी इसकी पैरवी की थी। जुल्फ़िशां को इतने अरसे बाद देखने से मज़ीद खुशगवारी में ढाल गया था। तुम्हारे बगैर मेरी हर खुशी अधूरी है, क्योंकि नौफर यजदान को इस मुकाम तक लाने वाला जैन चौधरी है। उसे बिना तामुल कहा जरी मुस्कुराई थी। आज तबीर के चेहरे पर से तलखी की हल्की सी भी लकीर नज़र नहीं आई थी, जो इसका डर मज़ीद ख़त्म कर गई थी। सनम जो कदरे मुतमईन हुई थी, एक बार फिर अपनी इस राकटन लगने लगी, पर उसे लग रहा था आज झिड़कों का दिन है। जब जरी ताबीर से मिलने के बाद खुद आगे बढ़कर इसके गले लग चुकी थी। कई बातों से समझ नहीं आई कि इसके साथ हुआ क्या। वो तो जरी से भी माफ़ी मांगने की ठान चुकी थी, लेकिन उसने मौका नहीं दिया था। अपनी नरमी मासूमियत जुल्फ़िशां यहाँ भी ख़त्म होने नहीं दी थी। ज़ैन फांसे पे था, मुतमईन सा मुस्कुरा रहा था, क्योंकि वह सफ़र के दौरान इसका दिल सनम के हवाले से साफ़ कर चुका था। जरी ने नॉर्मली उससे बातचीत की तो रही सी झिझक भी सनम की ख़त्म होने लगी। अब मुझे लग रहा है कि मेरी फैमिली मुकम्मल हो चुकी है। यज़ान खुशदिली से बोलता इसकी जानिब देखने लगा जहाँ बासित खड़ा था। सबके चेहरे पर मुस्कान दौड़ गई। एक जानिब खड़ा बासित खान, जो सनम की निगाह से ओझल था, यज़दान को देखता मसरूर हुआ। उसने अपने सीने पर हाथ रखा तो यज़दान ने सनम की जानिब इशारा दिया। मुस्कुरा कर सनम की तरफ मुतवज्जो हुआ।
सनम को किसी की नज़र के तपाश का एहसास हुआ। वेद की देखने लगी पर फिर मायूसी से डाइनिंग टेबल की जानिब बढ़ गई। खुशियों ने आज नौफा यज़दान के घर अपना डेरा जमाया था और इन खुशियों के दायमी होने की दुआ सब ने मिलकर की थी। बेड पर लेटी हुई अपनी तन्हाई से घबराती शिद्दत से रोई थी। इस वक्त उसे बासत की यादों ने हलकान किया हुआ था। इतने दिन की दूरी उसकी जान पर बनाई थी। आज सबको एक साथ देखकर वो कुछ ज़्यादा ही अपनी तन्हाई महसूस कर थी। मेरी याद आ रही थी। सनम की सिसकियाँ इस भारी आवाज़ पर यखलक थमी। एकदम उठकर उसने सामने देखा तो वहाँ कोई नहीं था। उसने की नज़र डाली तो वहाँ भी कोई नहीं था। बासत वो बड़बड़ाई तो कोई पास बैठकर उसे अपने हिसार में लेता कंधों पर थोड़ी जमा चुका था। इसके आंसू रुके, यहाँ तक कि इसने सांस भी रोक ली। इसके हिसार उसकी होश पूरे सनम मलक को जकड़ लिया था। वो आ गया था वक्त से पहले ही। इसके आंसू साफ करने आ चुका था। दिल से पुकारती तो फौरन आ जाता, लेकिन तुमने पुकारा नहीं। तभी ये ढीठ आदमी खुद आ गया कि बीवी तो सारी उम्र नहीं बुलाएगी, इसे खुद ही चला जाता हूँ। इसकी भारी आवाज़ समाज से टकराई तो बेचैन रूह पुरसुकून हुई थी। सांसें बहाल होने लगी थी। मेरे दिल की पुकार ही आपको यहाँ कैसे ही भीगी आंखों से मुस्कुरा दी। बासत ने इसकी मुस्कान तो नहीं देखी, लेकिन वो जान गया था कि वह मुस्कुरा रही है। दिल से पुकारा था लेकिन लब खामोश थे। ऐसे सनम को सताने का जवाब ढूंढा। मेरे लबों से आपका नाम जुदा नहीं हुआ। आंखों ने दीद नहीं जगाई, तभी मुझे खबर नहीं हुई। बासत एक और जवाब ढूंढ लाया। इस वक्त और जब से आप गए हैं मेरी आंखें, मेरी सांसें, मेरे लब आपको पुकार रहे थे। इन आंखों को बासत खान की तलब थी। वो पर एतमादी से बोली तो बासत के तिश्ना लब भी मुस्कुराए। इसकी कान की लू चुमता वो खड़ा हुआ सामने आया। सनम ने बेकरारी से उसे देखा। इसका नाम पुकारा। बासित ने सर इस बात में हिलाया। आंखों में मोहब्बत की तो ज्ञान, लबों पर मैनी खेस मुस्कुराहट। वो चंद पल निगाह की प्यास बुझाती रही, फिर नीचे उतर इसके सीने से जा लगी। गर्दन के गिर बाजू हाय करती वो एड़ियाँ उठा चुकी थी। बासित ने फौरी से खुद में समेट लिया। तुम्हारी माफ़ी, तुम्हारे गुनाह का इतराफ़ करना मेरी छुपी मोहब्बत को वापस ले आया। और आज मैं कहना चाहती हूँ कि मैंने अनम से किया वादा निभाया है। मैंने सनम मल्ला की हिफाजत की है, इससे बेपनाह मोहब्बत भी की है। और आज मैं भी एतराफ़ करता हूँ कि तुम मेरे दिल में बसने वाली पहली और आखिरी लड़की हो। इसके इकरार पर सनम को लगा जो अंदर एक बेसुकूनी तड़प थी सब ख़त्म हो चुकी है। बासत की गर्दन के गिर इसकी बाहों की गिरफ्त मजबूत हुई तो दिल फरेबी से मुस्कुराया। बासत मैं कुछ कहना चाहती हूँ। मैं सुन रहा, उसने सरगोशिया ने कहा, लेकिन उसे आज़ाद नहीं किया। बासत मैंने जैन से कभी मोहब्बत नहीं की। हाँ, जब उसने शादी की तो दुख हुआ था। शायान भाई जरी को पसंद करते थे और भाई यही चाहते थे कि मेरी जैन से शादी हो जाए, और मुझे एतराज़ भी नहीं था। बस अब हम दोनों के दरमियान कोई तीसरा नहीं आना चाहिए, ना कभी आएगा। पुख्तगी से बोलता से सीधा खड़ा के कमर के गिर बाजू हाइल कर गया था। सनम फासले पर हुई से देखने लगी, जिसकी आंखें मुस्कुरा रही थी, चेहरे पर अलग ही जाज़्बे थे। वो भी बेखुद होने लगी। वैसे तीसरा तो आ ही जाएगा, और मैं चाहता हूँ कि जल्दी से हम भी 2 से 3 हो जाए। उसने सनम को देखते गंभीरता से कहा। सनम का चेहरा गुलाबी पड़ा था, जबकि वो इसके देखते हुए उनको देखता निहाल हुआ, जब वो खड़ा के ईद के देख रही थी। सनम की पेशानी चूम कर उसने इस हुस्न को खैराज पेश किया। आर्यन से मिलना चाहती हो? सनम ने झटके से सर उठाया। सवारी निगाह से बासु को देखा, जैसे पूछ रही हो कि वो सच कह रहा है। आओ मेरे साथ। वो इसका चेहरा साफ किए हाथ थामता कमरे से बाहर निकला था।